Okay, so second module, economic growth and economic development. Economic growth and economic development. होप सो आप मॉड्यूल 1 कंप्लीट करके आए होंगे। मॉड्यूल 1 में मेरे ख्याल से 4 लेक्चर्स हुए हमारे, ठीक है। दिस इज मॉड्यूल 2, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दिस बोथ टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट केयरफुली, ठीक है। वॉट एवर द डाउट्स यू आर हैविंग, राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स और आस्क वेर यू कैन आस्क, ठीक है। इट मीन्स आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, आप यूट्यूब पे यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप अगर कमेंट्स में छोड़ दोगे तो भी हो जाएगा। हम ऑफिशियल ये ईमेल आईडी दे देंगे, वहाँ से भी आप पूछ सकते हो, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है। ऑफलाइन के तो कोई इश्यू ही नहीं है, ठीक है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छे से समझना है। और ये देखो टॉपिक सिर्फ यहीं पे नहीं रह जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ यही नहीं समझना है। इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे मेजर करते हैं, वो तो हम मॉड्यूल 1 में कर चुके हैं, एंड यहाँ पे भी हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस बेसिस पे होता है, क्या होता है, ये दोनों टर्म्स अलग कैसे हैं, और इनके अलावा एक और जो हम डिस्कस करेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ। ये मॉड्यूल भी 3 से 4 लेक्चर लेगा हमारे, ठीक है। एंड बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मज़ा आएगा। देखो ये चीज़ें हैं ना, रियल लाइफ से रिलेट करती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। अब 1950 1960s तक तो सारे इकोनॉमिस्ट है ना, इन दोनों टर्म्स को किसी ने डिफर नहीं किया था। सब इसको एक ही समझते थे। इकोनॉमिक ग्रोथ है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है। यानी ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। नो डाउट ये कहीं ना कहीं एक फेज बोल सकते हैं, ये कुछ हद तक सही है, बट कम्प्लीटली सही नहीं है। आपको एक एग्जाम्पल देते हैं इस चीज़ को समझाने के लिए। सपोज करो 2 फैमिलीज़ हैं, ठीक है, फैमिली 1 एंड फैमिली 2, ठीक है। फैमिली 1 जो उनका इनकम है उसका मेजर पार्ट सेविंग में यूज करती है, ठीक है, मतलब सेव करती है पैसे, दैट्स गुड। बट वो बहुत ही कम खर्च करते हैं उनके हेल्थ पे एंड एजुकेशन पे। यानी उनका ऐसा मानना है कि बच्चों को अच्छी पढ़ाई देने से बेहतर हम पैसे सेव करें, ठीक है। सो वो सपोज करो एग्जांपल के तौर पे, अगर उस फैमिली की इनकम 1 लाख रुपीज़ है तो वो 80 to 90,000 सेव करते हैं, एंड बाकी 10,000 में बाकी जो नॉर्मल खर्चे होते हैं, और हेल्थ और एजुकेशन को बिल्कुल फोकस नहीं करते। फैमिली 2 जो है उनकी 1 लाख इनकम है, बट वो काफ़ी ज़्यादा हेल्थ और एजुकेशन को लेके अवेयर है, तो वो हेल्थ पे मेडिक्लेम और ये सब करके वो हर प्रॉपरली खर्चा करते हैं। एजुकेशन वो अच्छी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, प्रॉपर ट्यूशन्स देते हैं, गाइडलाइंस देते हैं, सारी चीज़ें देते हैं। तो इनका नेट लास्ट में ये सिर्फ 10,000 रुपीज़ सेव कर पाते हैं। सो यहाँ आप देख रहे हो इनकी हर साल बैंक तो बढ़ता जाएगा इनकम, बट इनका हेल्थ और एंड में बच्चों के पास एजुकेशन नहीं होगा, बिकॉज एजुकेशन असली की है सक्सेस की, ठीक है। अगर आपके पास नॉलेज है ना, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, नहीं भी आपका होगा ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्त, ठीक है। फ्रेंड्स, आपका नहीं होगा ना तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो आप लोग अपना बेस्ट दे रहे हो और नॉलेज कहीं नहीं जाती है। अगर आपने अच्छी नॉलेज गेन कर ली तो मैं श्योरिटी से बोलता हूँ आप कहीं ना कहीं जाके सक्सेस होना ही आपका, ठीक है। ये तो एक ठीक है, मैं तो ये मानता हूँ कि इनफैक्ट लाइफ में भले से हो या ना हो, एक बार तो सबको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि इतना बेस्ट सिलेबस है जिससे है ना आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है और जो फ्यूचर में आपको बहुत हेल्प करता है, ठीक है। आपकी रियल अवेयरनेस लाइफ में यूपीएससी करवाता है, यूपीएससी का सिलेबस। सो यहाँ पे जो फर्स्ट फैमिली है उसकी हर साल बैंक इनकम तो बढ़ती जा रही है, भाई बहुत सेविंग कर ली। जैसे आफ्टर 10 ईयर क्या हुआ, इनकी इनकम सपोज करो ये बढ़ती जाएगी, तो अप्रॉक्स ले लेते हैं हम लोग, आफ्टर 10 ईयर इन्होंने 10 लाख रुपीज़ सेव कर लिए, ठीक है। बट यहीं पे जो फैमिली 2 थी
उसने ज़्यादा सेविंग्स तो नहीं की, बट यहाँ सबका हेल्थ एकदम परफेक्ट था, ठीक है, बिकॉज वो लोग प्रॉपरली हेल्थ पे ध्यान देते थे। दूसरा, वहाँ के बच्चे जो थे 10 साल बाद कोई अच्छा इंजीनियर बन गया, कोई प्रॉपर डॉक्टर बन गया, कोई यूपीएससी क्लियर कर रहा है, ठीक है। सो इन्होंने सेविंग नहीं की, बट इनकी फैमिली में डेवलपमेंट है, ठीक है। यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ है, और यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। जब वेलबींग अच्छा हो जाता है तो डेवलपमेंट होता है। बट एक बात बताओ, इनको ये पैसे की ज़रूरत तो थी ही, बिना इसके वो क्या बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर या ये सब बना सकते थे? कुछ अमाउंट ऑफ मनी तो चाहिए। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के लिए कुछ हद तक इकोनॉमिक ग्रोथ तो होना ही चाहिए। बट ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ क्या पैरामीटर है? जिससे गल्फ कंट्रीज जो हैं, गल्फ कंट्रीज, इनके साथ सिनेरियो कैसा है कि इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत पैसा है, बट यहाँ पे लाइफ अच्छी नहीं है, वेलबींग अच्छा नहीं है। तो जब इकोनॉमिस्ट सब कंपेयर कर रहे थे इनिशियली 1960-70s तक, सबको यही लगता था कि भाई अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है, इकोनॉमी की साइज़ बड़ी है, पैसा बहुत है, तो डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो रहा है। बट जब अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग इकोनॉमिस्ट गए तो उन्हें समझ आया नहीं, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ कहीं पे बढ़ रही है, जैसे स्पेशली गल्फ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा देखा गया, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी है, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ही नहीं, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, यानी वेलबींग नहीं है, लोग खुश नहीं है, पैसा है बट हैप्पीनेस नहीं है, ठीक है। हैप्पीनेस भी हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सो क्लियर हो रहा है आप लोगों को? सो यहाँ से एक चीज़ समझ पा रहे होगे आप कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। ये आपको क्वांटिटी मेजर करके देगा, ये आपको क्वालिटी। हम डोंट राइट एनीथिंग, आई विल मेक यू राइट एवरीथिंग, सो डोंट वरी। सो क्योंकि प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में मैं आंसर लिखाऊंगा, बिकॉज ये क्वेश्चन मेंस में आ सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मेंस का पार्ट हो सकता है, ये क्वेश्चन प्रीलिम में दोनों को कंपैरिजन करने के लिए स्टेटमेंट्स आ सकते हैं, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, ठीक है, या 3-4 स्टेटमेंट दे सकते हैं इनके टर्म्स के रिलेटेड। तो क्वेश्चन इसमें प्रीलिम में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है। मेंस में डायरेक्टली आ सकता है, कंपेयर इकोनॉमिक एंड ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हाउ बोथ एस्पेक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, आउट ऑफ बोथ विच वन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ऐसे करके आपको क्वेश्चन बस फंसा सकते हैं। सो हम इसको प्रॉपर वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में आंसर लिखेंगे, ठीक है। सो क्लियर हो रहा है? पहले समझने की कोशिश करो क्या हो रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमी की साइज़ बढ़ा रहा है, यानी आपकी इनकम अगर ग्रो हो रही है, सपोज करो आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ता जा रहा है बट हैप्पीनेस नहीं है, वेलबींग नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं रह रही है, एजुकेशन अच्छा नहीं है, तो वो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है, बट खुशी होगी वहाँ पे नहीं। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ इकोनॉमी ऑफ द साइज मेजर करता है, क्वांटिटी मेजर करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेजर नहीं करता है। ये चीज़ समझ आई जब इकोनॉमिस्ट अलग अलग कंट्री में गए और उन्होंने वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी देखी बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं था। उसके बाद इन लोगों ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट डिफाइन किया, ठीक है, और तब से जाके अब ये दोनों टर्म्स को हम अलग अलग देखते हैं, ठीक है। हाँ, बट दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, नो डाउट, बट स्टिल ऑब्वियस ही चीज़ें देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के लिए थोड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ तो होनी चाहिए, बिना इकोनॉमिक ग्रोथ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता। बट इकोनॉमिक ग्रोथ होने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ज़रूरत है? नो। एमसीक्यू हो सकता है ये स्टेटमेंट, ठीक है। फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, या इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ मस्ट। बट फॉर और यूपीएससी हमेशा ऐसे दोनों कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस पूछती है, बट फॉर ये एमसीक्यूज में बना के आपको सॉल्व भी कराऊंगा। और दूसरा क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं? देखो ऐसे स्टेटमेंट्स आ सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ नॉट पॉसिबल, इज कांट बी पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। पहला स्टेटमेंट हो सकता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको रफ करते हैं, कांट बी पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड सेकेंड ये हो सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक
डेवलपमेंट। ठीक है, सो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कांट बी पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑब्वियस ही चीज़ है, थोड़ा सा अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो कुछ हद तक तो इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए। अगर ग्रोथ ही नहीं होगा तो आप डेवलपमेंट कैसे करोगे? पैसा ही नहीं है तो हेल्थ एजुकेशन पे कैसे लगाओगे? साइज नहीं बढ़ रही इकोनॉमी की तो आगे जाके आपको दिक्कत तो होनी है। तो ये स्टेटमेंट कुछ हद तक ठीक है, बट ये तो गलत है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ कांट बी पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्यों नहीं हो सकता? ये फर्स्ट फैमिली क्या कर रही थी? इनके अंदर फर्स्ट फैमिली के पास डेवलपमेंट ग्रोथ तो हो ही रही थी, भले इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, बट स्टिल दे आर ग्रोइंग बिकॉज इकोनॉमी उनकी बढ़ रही है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ रही थी। बट सेकंड फैमिली का केस कैसा था? यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा था, इकोनॉमिक ग्रोथ उन लोगों ने कम रखा था। बट यहाँ पे एक चीज़ तुम देख रहे हो, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो क्या है? हो रही है ना, थोड़ी तो हो रही है ना। 1 लाख रुपीज़ आ रहा है अगर इनकम, तो ये क्या है? उनकी इकोनॉमी इनकम बढ़ेगी तभी तो आगे जाके इन पे हेल्थ और एजुकेशन पे वो खर्च कर पाएंगे। सो अभी ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी जब हम प्रॉपरली आंसर लिखेंगे। सो हेडिंग डालो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पहले थोड़ा लिख लेते हैं पहले इसमें। एंड ग्रोथ देखो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। सो स्टेटमेंट्स लिखना शुरू करो। चलो डिफरेंस भी लिखेंगे, पहले लिखो इकोनॉमिक ग्रोथ refers to an increase in the production of goods. Economic growth refers to an increase in the production of goods and services within an economy over a specific period. हम लिखते जाएंगे और चीज़ों को समझते जाएंगे। ठीक है, ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा, अगर एक और चीज़, अगर आंसर आप लिखना स्टार्ट करते जैसे कंपैरिजन आता है तो एक लाइन और ऊपर ऐड कर लो, बस एक लाइन इंट्रोडक्शन के लिए ऐड कर लो, बिकॉज इंट्रोडक्शन तो देना पड़ेगा ना हमको। सो इंट्रोडक्शन पहले, सपोज करो क्वेश्चन आ गया आपको मेंस में, कंपेयर इकोनॉमिक हेल्थ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो स्टार्ट कहाँ से करोगे? तो उसके लिए इंट्रोडक्शन लिखो पहले, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट are related concepts, in the field of economics. Related but distinct लिखो, ऐसा लिखो। Economic growth and economic development are related but distinct concept in the field of economics. Related but distinct concept in the field of economics. While they both involves, ये इंट्रोडक्शन लिखवा रहा हूँ आपको। While they both involve the improvement of an economy. While they both involve the improvement of an economy, they focus on different aspects. And have different implications. They focus on different aspects and have different implications. Okay, so लिखते हैं, फर्स्ट हेडिंग डालो इकोनॉमिक ग्रोथ। अब बॉडी, ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, देन बॉडी। इकोनॉमिक ग्रोथ लिखो। इकोनॉमिक ग्रोथ refers to an increase in the production of goods and services. Economic growth refers to an increase in production of goods and services within an economy
over a specific period, over a specific period, over a specific period. Next point, it is typically measured by changes in real GDP. What is GDP? एक्सप्लेन कर चुके हम लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में, मॉड्यूल 1 कंप्लीट करो. इट इज टिपिकली मेजर्ड बाय चेंजेस इन रियल जीडीपी और पर कैपिटा इनकम. इन रियल जीडीपी और पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम. नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक ग्रोथ focuses on quantitative aspects and emphasizes the expansion of the overall size of the economy, and emphasizes the expansion of size of overall size of the economy, expansion of overall size of the economy. क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, बहुत ही सिंपल है. देखो तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, सिंपली आपको हम जो जीडीपी, जीएनपी, ये सारे जो टर्म्स अभी हम लिखेंगे डिफरेंस में प्रॉपर्ली. जीडीपी, जीएनपी, हमने जो भी एनएनपी, एनडीपी, हमने जो सारे टर्म्स लास्ट क्लास में किए वो सब इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए यूज होते हैं. एंड इकोनॉमिक ग्रोथ क्या मेजर करता है? साइज ऑफ द इकोनॉमी. इकोनॉमिक ग्रोथ क्या मेजर करता है? साइज ऑफ द इकोनॉमी, की इकोनॉमी में कितना पैसा है. जीडीपी बढ़ रहा है, ये आपको ये नहीं बता रहा कि वेलबींग बढ़ रहा है, तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है. ठीक है, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं है. आप खुश हैं कि नहीं ये नहीं बताता कि कितना पैसा इंक्रीज हो रहा है. पैसा इंक्रीज हो रहा है वो ये नहीं बताएगा कि आप खुश हैं कि नहीं. ठीक है, सो दिस इज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, वही हमने लिखा. अब लिखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके बाद हम डिफरेंसेस लिखेंगे दोनों में प्रॉपर्ली कंपेयर करके. इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसमें लिखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द अदर हैंड, economic development on the other hand encompasses encompasses a broader range of factors beyond just the growth of the economy, and देखो आपको रटना नहीं है, आपको मैं चीज़ें लिखवा रहा हूँ, मैं आपको एक ब्रीफ आंसर दे रहा हूँ, प्रॉपर आंसर दे रहा हूँ. उसमें से अगर कभी एक आध दो पॉइंट भूल जाते हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बाकी चीज़ें ऐड करके लिखो ना, क्या ही फ़र्क पड़ना है. ठीक है, तो फैक्टर्स बियॉन्ड द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इट इन्वॉल्व्स improvement in various aspects of human well-being. It involves improvement in various aspects of human well-being and the overall quality of life, देखो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना वो पहला अभी हम डिफरेंस में भी यही सारी चीज़ें लिखेंगे. पहला देखो वो क्वांटिटेटिव बताता है हमें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ बता रहा है. दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ है ना यूनिडायमेंशनल है. यूनिडायमेंशनल यानी वो सिर्फ एक ही फैक्टर को कंसिडरेशन में लेता है, मनी, यानी कितनी इनकम बढ़ रही है, कितनी इकोनॉमी बढ़ रही है, वही उसकी ग्रोथ है. बट जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है, ये एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है. तो दूसरा डिफरेंस, इकोनॉमिक ग्रोथ यूनिडायमेंशनल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल. हाउ मल्टी डायमेंशनल? बिकॉज इट इंक्लूड्स सोशल,
कल्चरल एज वेल एज इकोनॉमिकल अप्रोच। ऑल थ्री अप्रोचेस जो हैं वो इसमें इसका पार्ट है। जैसे अभी हम देखेंगे, इनको मेज़र करने के लिए HDI यूज़ होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उसके 3 फैक्टर्स जो हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्कूल ईयर्स जो हैं, वो सारी चीज़ें हम देखें। सो लिखो नेक्स्ट पॉइंट इसी में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट is a multi-dimensional economic development is multi-dimensional concept. It includes social, cultural, and political dimension, along with economic progress, and the last point, it focuses on qualitative aspects and aims to achieve sustainable and inclusive growth। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे इसी चैप्टर में सस्टेनेबल और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इसी मॉड्यूल में हम देखेंगे। एम टू अचीव सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ओके, सो क्लियर हो रहा है सबको? एक शॉर्ट फॉर्म में मैं बता रहा हूँ डिफरेंस, जो आपको आंसर में लिखना होगा, ये सारी चीज़ें अभी हम प्रॉपर ले लेंगे। एंड देखो, यूपीएससी के मेंस के आंसर्स में आप कभी भी डिफरेंस ऐसे बच्चों की तरह नहीं लिख सकते, अदरवाइज यू विल नॉट गेट मार्क्स। ठीक है, अब मैंने कहा था ना, जो फ़र्क पड़ता है टॉपर और जो रह जाता है, ठीक है, एवरेज, उसमें यही फ़र्क आना है कि वे ऑफ प्रेजेंटेशन। सो मैं आपको साथ साथ में वो भी बताता रहूँगा, तो आपका पूरा ध्यान उस पर भी होना चाहिए कि जैसे मैं आंसर्स लिखवा रहा हूँ आपको उस तरीके से रिप्रेजेंट करना है इफ़ यू वांट गुड मार्क्स। ठीक है, अदरवाइज लिख तो सब रहे हैं, ठीक है, सबको पता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, उनके बीच के डिफरेंसेस क्या है। अब मैंने आपको समझा दिया, जितने लोग सुन रहे हैं सब ने ये चीज़ सुन ली होगी, ठीक है, सबको समझ आ गई। बट इसका जो रियल सेंस है, ठीक है, आंसर कैसे लिखना है डिफरेंस के फॉर्म में, ये कम लोग समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि लिखने का वे जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस वे में आपको मैं आंसर लिखवा रहा हूँ उसी वे में आपको रिप्रेजेंट करना है। और ये जो थियरीज हैं, इसी में से एमसीक्यू के स्टेटमेंट भी आएंगे। बिकॉज अब यूपीएससी बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नहीं हो रहा, यूपीएससी कॉन्सेप्चुअल हो रहा है पूरी तरीके से। ठीक है, वो स्टेटमेंट्स ही पूछ रहा है, तो आपके स्टेटमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं? मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी बिल्कुल अलग नहीं है। ठीक है, आप मेंस की अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके प्रॉपर नोट्स हैं, प्रॉपर थियरी है, तो उन्हीं में से कोई स्टेटमेंट प्रीलिम्स में आ रहा है। ठीक है, सो दोनों अलग नहीं है। तो जैसे लिखवा रहा हूँ आप वैसे लिखो। मेन तो आंसर राइटिंग ही है ना, कॉन्सेप्ट तो सब समझ जाते हैं। ठीक है, दुनिया भर में लोग पढ़े हुए हैं, हर जगह कॉन्सेप्ट समझाते फिर रहे हैं, बट साथ में आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसलिए मैं आपको हर चीज़ का प्रॉपर वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर दूंगा। ठीक है, सो आपको ध्यान रखना है। बाकी सब्जेक्ट्स में भी हम प्रॉपरली लिखेंगे, ठीक है, वो भी आपके स्टार्ट होने ही वाला है जल्दी से। सो क्लियर हो रहा है सबको? आप क्लियर है? तो अब किस वे में लिखेंगे? देखो, सबसे पहले ये पैटर्न नहीं रखना है। हम कैसे लिखेंगे कि डिफरेंस उसमें पहला सब हेडिंग स्कोप। ठीक है, पहला सब हेडिंग स्कोप। स्कोप के नीचे फिर हम इकोनॉमिक ग्रोथ लिखेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या स्कोप है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या स्कोप है, और दोनों में डिफरेंस क्या है, वो एक हमने प्रिंसिपल ले लिया। उसके बेसिस पे हम दोनों डिफरेंसेस को लिखेंगे। प्रॉपर ऐसे लाइन बना के ऐसे ऐसे नहीं लिखना है डिफरेंसेस। आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक देना है कि आप डिफरेंस में पहला आप किस चीज़ को कंपेयर कर रहे हो, तो पहले उसके स्कोप को कंपेयर कर रहे हो, देन आप अंदर लिखोगे। सो लिखो डिफरेंस, हेडिंग में डिफरेंस। हेडिंग में डिफरेंस, पहला स्कोप। अब देखो, स्कोप में आप क्या लिखोगे? इकोनॉमिक ग्रोथ किस पे ध्यान देता है? वही चीज, साइज ऑफ द इकोनॉमी पे। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस पे ध्यान देता है?
हेल्थ डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहा है, यानी हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर आपका एजुकेशन, फैसिलिटीज़, वेलबींग ऑफ लाइफ कैसी है। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान कौन दे रहा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इकोनॉमिक ग्रोथ किस पे ध्यान दे रहा है? उसका स्कोप कहाँ तक है? इकोनॉमी, साइज ऑफ इकोनॉमी मेजर करने के लिए। सो लिखो आप, इकोनॉमिक ग्रोथ प्राइमरीली फोकसेस on the expansion of production and income, on the expansion of production and income, while economic development takes into account a wider range of factors including education, healthcare, infrastructure, poverty alleviation, environmental sustainability and institutional development. सो स्कोप में हम क्या क्या मेजर करेंगे, या स्कोप में हम क्या क्या देखेंगे? इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ तक है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस किस चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ मैंने कहा ना, साइज ऑफ द इकोनॉमी, बट ये मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। ये सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, एवरीथिंग, हर जगह पे ये इंपॉर्टेंट है। यानी वेलबींग ऑफ लाइफ जो रियल में है, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो उसके बारे में बताता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेकेंड, मेजर्स, जैसे फर्स्ट स्कोप में लिख लिया, सेकंड मेजर। समझ रहे हो आप? ऐसे लिखना है आपको डिफरेंस, स्पेसिफिक किसके बेसिस पे आप डिफर कर रहे हो उनको, वो चीज़ आपको ऊपर ही मेंशन करनी है। सो मेजर्स में लिखो आप, इकोनॉमिक ग्रोथ किसके टर्म से मेजर करते हैं? अभी जो हमने पिछला मॉड्यूल पूरा पढ़ा, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, ये सारे टर्म्स जो हमने पढ़े, वही तो इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर कर रहे थे, बिकॉज वो सिर्फ साइज ऑफ द इकोनॉमिक मेजर कर रहे थे। सो लिखो, economic growth is typically measured using indicators such as GDP, GNP or per capita income. While economic development is measured by various indicators including Human Development Index, HDI, अभी हम पढ़ेंगे आगे इसी मॉड्यूल में, poverty rates, literacy rates, life expectancy, access to basic services and income distribution. नेक्स्ट है, क्लियर हुआ? सो देखो, जो इकोनॉमिक ग्रोथ के पैरामीटर्स है ना, वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, जीएनपी, जीडीपी, वो सारे। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पैरामीटर्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे कि हम एचडीआई पढ़ेंगे, और भी रिपोर्ट्स आती हैं, वो भी हम सारे पढ़ेंगे, ठीक है। तो वेरियस टाइप ऑफ रिपोर्ट्स, उनके पब्लिकेशंस, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें स्टडी करेंगे, जिससे आपके प्रीलिम्स में भी मार्क्स ना जाए, ठीक है। सो ब्रॉडर अप्रोच की पढ़ाई। सो लिखा, नेक्स्ट लिखो गोल्स, दोनों के गोल्स क्या हैं। तो पहला हमने क्या देखा, स्कोप कहाँ तक है इसका, और इकोनॉमिक ग्रोथ का स्कोप कहाँ तक है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का स्कोप कहाँ तक है। सेकंड हमने देखा क्या कैसे दोनों मेजर होते हैं, तो दोनों के पैरामीटर्स टर्म्स देखे। जैसे ये आपका, अगर इसको सिंपली मुझे लिखना हो तो जैसे स्कोप में ये साइज ऑफ द इकोनॉमी, ये पैसा जो भी आ रहा है, ये आपका
वेलबींग, यानी ये क्वालिटी इंडेक्स और ये क्वांटिटेटिव है। मेजर में जीडीपी, जीएनपी और ये एचडीआई, पॉवर्टी इंडेक्स, फिर लिटरेसी रेशियो वगैरह वगैरह जो आप पढ़ते हो, जो ह्यूमन वेलबींग से कंसिडर होता है वो। तीसरा है गोल, लिखो गोल्स, थर्ड लिखो गोल्स, लिखो द प्राइमरी गोल ऑफ economic growth, the primary goal of economic growth is to increase the size of the economy, is to increase the size of the economy, is to increase the size of the economy and raise the material standard of living, and raise the material standard of living। ऑब्वियस है, पैसे से मटेरियल ही तो खरीदे जा सकते हैं, ठीक है, जैसे कार हुआ, बंगला हुआ, ठीक है, फिर आईफोन है आपके पास या नॉर्मल फ़ोन है, ठीक है, तो वही चीज़ है। आजकल का वो ट्रेंड चल रहा है नहीं है ना, आईफोन सब खरीद रहे हैं, ईएमआई पे खरीद रहे हैं, ठीक है, आईफोन लेके इम्प्रेस कर रहे हैं लड़कियों को, ठीक है। बट आजकल की लड़कियाँ भी होशियार हो गई हैं, उनको भी पता है ये बंदा ईएमआई पे लेके घूम रहा है, तो वो भी बैंक बैलेंस देखते हैं आपसे इम्प्रेस होने के लिए, ठीक है, मतलब ठीक है। तो इससे बेटर है, आईफोन ईएमआई पे लेने से बेटर है कि आप नॉर्मल फ़ोन लो, बट कुछ प्रॉपर सेविंग्स करो, प्रॉपर जगह इन्वेस्टमेंट करो, सबके लिए, ठीक है। हम किसी को इम्प्रेस करने के लिए पैदा नहीं हुए दुनिया में, ठीक है। वी आर नॉट हियर टू इम्प्रेस एवरीवन, ठीक है। हमारा एक सिंपल मकसद होना चाहिए कि हमारे रहने से कुछ वेलबींग होना चाहिए दुनिया में, और प्लस कुछ डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, ठीक है, तभी तो आपका नाम रहेगा, ठीक है, प्लस खुद को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, ठीक है। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आप सबको इम्प्रेस करते फिरो फिजूल में, ठीक है। हाँ, खाली अपने मम्मी पापा को इम्प्रेस करने की सोचो। इफ़ दे आर हैप्पी एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी गुड, या हैपन टू बी गुड, ठीक है। सो बहुत सिंपल सी चीज़ है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक सिंपल सी चीज़, अगर आप 10,000 की जीन्स पहन रहे हो और आपके पॉकेट में कुछ भी नहीं है, तो उससे फार बेटर वो बंदा है जो 1,000 की जीन्स पहन के 9,000 पॉकेट में रख रहा है, ठीक है। ही विल बी मोर हैप्पियर देन यू, ऑब्वियसली, ठीक है। सो उसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू भी ज़्यादा होगी। एंड आपने 10,000 का जीन्स पहना और आपकी जेब में एक भी रुपये नहीं है, ये भी इकोनॉमी है, ठीक है, साइकोलॉजिकल इकोनॉमी, ठीक है। अगर आपके जेब में एक भी रुपये नहीं है तो कोई आपको बहुत ज़्यादा भाव नहीं देगा, बट अगर आपने 1,000 रुपये की जीन्स पहनी, बट अगर आपके जेब में 9,000 रुपये, चेंज करेगा, माइंडसेट चेंज करेगा लोगों का, ठीक है। सो चीज़ों को थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, हर चीज़ इस हिसाब से नहीं देखनी है कि मतलब ये महंगी ले ली, वो महंगी ले ली, ठीक है। अपने आप को इकोनॉमिकल बनाओ, थोड़ा इन्वेस्टमेंट सही जगह करो, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हाँ, अगर आपके पास है तो आप, जैसे अब MS धोनी हुआ, विराट कोहली हुआ, ये लोग कुछ भी खरीदे, क्या ही फ़र्क पड़ना है, इन्होंने इतना कर लिया ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या कोई भी बड़ा बिजनेसमैन है, एलन मस्क का आज मन है कि आज मुझे नई रेंज रोवर लेनी है, भले उसके पास 4 पड़ी है, वो खरीदेगा, ठीक है। उन्हें ज़रूरत नहीं है पैसे, उनके पास इतना पैसा है कि उसमें से अब पूरे समुद्र में से 1 लोटा पानी कम हो जाएगा तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। जिनके पास कई हज़ार करोड़ पड़े हैं, उनके लिए 1-2 करोड़ क्या ही है, ठीक है। तो वो करें तो सही लगता है, बट आप EMI पे लेके इन्वेस्टमेंट EMI पे लेके आप आईफोन ले रहे हो, EMI पे आप बड़ी बड़ी लग्जरी कार्स ले रहे हो, EMI पे आप, मुश्किल काम है ना वो जीवन का, ठीक है, बाद में वो इफ़ेक्ट करेगा बहुत ज़्यादा। सो डोंट डू दिस, ठीक है। सो गोल्स में लिखो, गोल्स ही लिख रहे थे हम। तो मटेरियल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, ठीक है, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें देता है आपको। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एम्स, नेक्स्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देखो यही सब तो MCQs हो जाते हैं, समझ रहे हो, ये सब MCQs ही तो हैं, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट उठ के आ जाएगा, सही है कि गलत है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एम्स टू इम्प्रूव द ओवरऑल वेलबींग, economic development aims to improve the overall well-being of individual and communities by addressing
सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल challenges and promoting sustainable development and promoting sustainable development and promoting सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो एनवायरमेंटल चीज़ें भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आ जाती है। आप सपोज करो बहुत पैसा है इकोनॉमी में, बट इतना पॉल्यूशन हो गया, वो ग्रोथ इंक्रीज करते करते फैक्ट्रीज और इन सब की वजह से जो भी हम सह रहे हैं, फेस कर रहे हैं, ठीक है, जो अभी बिपर जो है, इनफैक्ट ये क्वेश्चन अब आ सकता है फ्यूचर में, जो अभी करंट में चल रहा था, बिपर जो साइक्लोन आया है वेस्टर्न कोस्ट पे गुजरात के, ठीक है, वो अरेबियन सी में पहले बहुत कम साइक्लोन्स आते थे, ठीक है। हमें पता है कि बे ऑफ बंगाल जो है वो वार्मर in कंपैरिजन टू अरेबियन सी, तो बे ऑफ बंगाल से बहुत सारे तूफान का उठना जायज़ है, ठीक है, बिकॉज वो वार्मर है और वो पैसिफिक से जुड़ा हुआ है। बट आपका अरेबियन सी में अब ज़्यादा बढ़ गए हैं साइक्लोन्स, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ऑब्वियस है कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, एंड अगर ये खतरा बढ़ता रहा तो सोचो आप, अगर अरेबियन सी इतना गर्म हो रहा है तो फिर बे ऑफ बंगाल कितना हो रहा होगा। तो ऐसे ही करके जब हर जगह हो जाएगा तो साइक्लोन्स ही साइक्लोन्स होंगे, फिर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये भी एक ह्यूमन लाइफ को डिट्रॉयट कर रहा है। आप सोचो कितना भी पैसा हो, ठीक है, बहुत बड़े बड़े बंगले गाड़ी हैं, महल है, सबकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी है, बट कहीं बाजू में से ही एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हीट इतनी ज़्यादा है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, लोग अपनी लाइफ कैसे एंजॉय कर पाएंगे, ठीक है। ऑटोमेटिकली उनकी वेलबींग ख़राब हो जाएगी, हेल्थ ख़राब रहेगी, प्लस ऐसे ऐसे साइक्लोन्स आते रहेंगे, चीज़ों को डिस्ट्रॉय करते रहेंगे। तो ये सब ह्यूमन इम्पैक्ट है, ये भी एक ह्यूमन इम्पैक्ट का एग्जांपल है, बिकॉज अरेबियन सी में इतने नहीं आते थे डिजास्टर्स साइक्लोन्स, बट अब आने लगे। ये करंट का टॉपिक है और फ्यूचर में ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ आपको नेक्स्ट ईयर, ठीक है, कि अभी अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को कंपेयर करेगा वो, या तो फिर वो वही रीज़न देगा कि इनिशियली बे ऑफ बंगाल में बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स थे, ठीक है, इन कंपैरिजन टू अरेबियन सी, बट इन रिसेंट टाइम्स अरेबियन सी में भी साइक्लोन्स बढ़ गए हैं, ठीक है। मेन रीज़न क्या है, कंसिक्वेंसेस क्या है, ऐसे क्वेश्चंस आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आप उसके डाइवर्स एस्पेक्ट्स को देखो, ठीक है, जो भी टॉपिक करंट में चल रहा है उसको भी रिलेट करने की कोशिश करना है इकोनॉमी से। यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ख़राब हो जाएगी अगर हमारा एनवायरनमेंट भी ख़राब होगा, तो लोग पॉल्यूटेड लाइफ जिएंगे। दिल्ली की हालत कैसी है, अगर आप वहाँ रहते हो तो आपकी 4 से 5 साल लाइफ कम हो जाती है ड्यू टू पॉल्यूशन, हैवी पॉल्यूशन, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सो गोल्स में लिखा आपने लास्ट, ए सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस एंड प्रोमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बार बार वर्ड आ रहा है, हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड प्रोमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट लास्ट, अप्रोच एंड अब हमारा वार्निंग सिस्टम इतना अच्छा हो गया तो चीज़ें हमें पता चलती हैं कि हाँ, वरना मैं आपको बताऊं, अंडमान निकोबार की जो सुनामी आई थी, ठीक है, उस वक्त मेरे मामा मामी खुद वहीं पे थे, पोस्टिंग थी, गवर्नमेंट जॉब है, दोनों गवर्नमेंट टीचर है। सो वहाँ पे सिचुएशंस ऐसी थी कि तब हमारा वार्निंग सिस्टम बहुत ख़राब था, ठीक है, वार्निंग हमें टाइम से कुछ पता नहीं चलता था। अब हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि हाँ 3-4 दिन पहले कि हाँ ये इसको हिट करेगा, 8 दिन पहले, बट तब है ना वार्निंग सिस्टम हमारा बेटर नहीं था, हमें दूसरों से हेल्प लेनी पड़ती थी, कहीं और से इन्फॉर्मेशन आती थी, हमारे खुद के सैटेलाइट्स नहीं थे, मतलब उसके रिगार्डिंग। सो ये सारे इश्यूज हो रहे थे। तो वो केस मुझे बताया था मामा ने कि एक्चुअली वहाँ का जो पूरा इंचार्ज था उसको फ़ोन किया, ठीक है, कि सुनामी के चांसेस बन रहे हैं। तो उसने पूछा कितना टाइम है हमारे पास, उसने बोला बस पीछे देखो आ ही रही है। ये मतलब 1-2 घंटे में आप कैसे रेस्क्यू करोगे सब कुछ, ठीक है। एंड वो बहुत ही वर्स्ट सुनामी थी। उसमें ऐसा हुआ था कि ऑब्वियस ही चीज़ है, जब भी जैसे ही इंचार्ज को पता चला कि आ रही है, हमें तुरंत पता चलता पीछे आ रही है। कैसा लगे, आप सोचो फ़ोन पे खड़े हो कि भाई कितना टाइम है हमारे पास, पीछे देख सुनामी आ रही है। ठीक है। सो मतलब 1-2 घंटे 3 घंटे का टाइम आप अगर दोगे तो फिर चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो उसने जैसे ही इंचार्ज ने बोला ना, तो ऑब्वियस है कि जो एजुकेटेड पीपल होते हैं ना, वो अपनी जान को बहुत सोचता है। और कभी भी भागने के लिए 2 सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लेके जाना चाहिए। एक प्रॉपर्टी के कागज़ और दूसरा आपका जो एजुकेशन मार्कशीट है और जो डिग्री की सारी चीज़ें हैं, वो आप लेके हमेशा भागो। तो उन्होंने वही किया कि उन्होंने वो 2 चीज़ें ली और वो भागे। और इनफैक्ट वो बताते हैं कि वहाँ पे मतलब ऐसे उनके नीचे फ्लैट में ही ऐसे एक और फैमिली रहती थी। उन लोगों ने ये बोला कि भैया आप लोग लॉक वॉक तो मारिए, आप ऐसे ही खुला छोड़ के अपना घर जा रहे हैं। वो भागे, उन्होंने बोला नहीं हमें लॉक नहीं मानना। एंड
वो इतना मतलब बोल सकते हो कि वॉस था वहाँ की कंडीशन कि अच्छा है वो भाग गए। जो लोग लॉक मारने गए, जो सारे सामान को उठा के रखने गए, लोग टीवी उठा के चढ़ा रहे थे ऊपर, तब तक पानी इतना एंटर हो गया कि पूरे फैमिली की फैमिली बह गई, किसी का पता तक नहीं चला। ठीक है, उनके जो नीचे वाली फैमिली थी ना, उनका पता तक नहीं चला। उसमें सिर्फ एक छोटा बच्चा बच्चा, बाकी पूरी फैमिली ख़त्म हो गई। ठीक है, और ये लोग भागे और 3 दिन तक हमें कुछ आइडिया नहीं था कि कहाँ है मामा मामी, बात ही नहीं हो पा रही थी। और ऑब्वियसली टेलीफोन ये भी नहीं पता था कि बचे हैं कि नहीं, बिकॉज टीवी पे तो यही दिखा रहा था कि कुछ नहीं बचा है। ठीक है, बट जैसे तैसे वो लोग भाग के किसी एक हाइटेड जगह पे जाके सब लोग बैठे थे, और मान के चलो 25 to 30% लोग उस पर्टिकुलर एरिया के सिर्फ बचे थे। ठीक है, बहुत ही डिजास्टरस सिनेरियो था वो। उसके बाद से हमारे वार्निंग सिस्टम अच्छे हो गए, तब जाके आपको बिपरजॉय आ रहा है अभी, वो टाइम पे पता चल गया। ठीक है, सो अप्रोच में लिखो, इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी अचीव्ड, इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी अचीव्ड। फोन उठा के देख पीछे आ रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी अचीव्ड। अभी गुजरात में ऐसा होता तो फोन आता कि भाई बिपरजॉय आ रहा है, कब आ रहा है, बस 1 घंटे में तैयारी है। इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी अचीव्ड थ्रू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, investment, technological advancements, and market expansion, while economic development requires a multi-dimensional approach that involves investment in human capital क्या है ये भी लिखेंगे, investment in human capital, social infrastructure, poverty reduction, healthcare, education, and environmental sustainability. ओके, सो ये आपके 4 टर्म्स थे जिसके ऊपर आप इन पे डिफरेंस लिख सकते हैं, स्कोप, मेजर्स, गोल्स और अप्रोच। ठीक है, एंड लास्ट कंक्लूजन, यानी समरी में लिखना है इसको 2-3 पॉइंट में। समराइज कर रहा हूँ मैं इसको एक स्टेटमेंट में। इकोनॉमिक ग्रोथ इज फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमिक ग्रोथ is important in increasing the size of the economy, while economic development measures the well-being of life, well-being of humans. Economic development is not possible without economic growth, but economic growth is possible without economic development. Example, Gulf countries. Economic growth is possible without economic development. So clear है? तो यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स या मेंस में तो आपके मार्क्स जाने नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत ही ब्रॉडर वे में मैंने दोनों को कंपेयर करवाया है, प्रॉपर सेंस में आपको सब कुछ लिखवाया है। इसमें से ही प्रीलिम्स में अगर कंपैरिजन का स्टेटमेंट आएगा तो आएगा, और मेंस में इन दोनों पर से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा।
हाँ, अब मेंस में एक और क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हाउ वी मेजर इट, ठीक है, व्हाट आर द मेजरिंग पैरामीटर्स। तो अभी वो आंसर भी हम लिखेंगे, क्योंकि देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन वगैरह तो तुम यहाँ से निकाल लोगे, ठीक है, आप लोग यहाँ से निकाल लेंगे, बट इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इसका जो पैरामीटर्स हैं उनको हमें स्टडी करना बाकी है, जैसे HDI रिपोर्ट हुई एंड अदर थिंग्स हुई, तो वो सारी चीज़ें अभी हम ओके। सो नेक्स्ट है इंक्लूसिव ग्रोथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आजकल बहुत ही ट्रेंड में है, ठीक है, UPSC का फेवरेट है। सो इसको बहुत ध्यान से करना। इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, अब देखो इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, समझते हैं पहले इसको अच्छे से, फिर लिखेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ। देखो ग्रोथ को हमेशा पॉजिटिव सेंस में मत लेना, ग्रोथ नेगेटिव भी होती है, ठीक है, नेगेटिव ग्रोथ पॉजिटिव ग्रोथ, GDP गिरती है तो नेगेटिव ग्रोथ होता है वो, ठीक है। सो अब जनरली हम पॉजिटिव सेंस में ही लेते हैं, बट ग्रोथ इज नॉट ऑलवेज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है, इज नॉट ऑलवेज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। अब देखो इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, समझना है इस चीज़ को। हमें पता है ये पूरी हमारी कंट्री है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं, छोटे कुछ बड़े, उनके अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स के अंदर विलेजेस हैं, ठीक है, ऐसे हर केस में। अब आपकी जो ग्रोथ है डिस्ट्रिक्ट, देखो कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक्स और विलेजेस, वो यहाँ तक पहुँचानी है। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए जो भी स्कीम हो वो यहाँ तक आके या सब तक ना पहुँचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट उसमें भी ऐसा होता है कई बार कि ये पर्टिकुलर विलेज और ये सब डेवलप हो गए बट ये दोनों रह गए। जैसे महाराष्ट्र में कुछ रीजन है, ठीक है, जो सबसे बड़ा स्लम एरिया है धारावी, ठीक है, वहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है, तभी तो वो सबसे बड़ा स्लम एरिया बन गया, ठीक है। और इनफैक्ट प्रॉब्लम क्या है कि देखो हर जगह इक्वल ग्रोथ नहीं है, इसलिए तो महाराष्ट्र के लोग हैं ना वहाँ पे 2 पार्ट मांग रहे हैं महाराष्ट्र का, ताकि वो प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन हो सके पर्टिकुलर एरियाज़। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे फोकस ही नहीं किया गया है, ठीक है, ऐसे हर स्टेट में कुछ ना कुछ कोई ना कोई जगह ऐसी है, ठीक है। सो यहाँ पे ये बात समझ आ रही है सबको कि मतलब हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि वो सब तक पहुँचना चाहिए, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, ठीक है, वहाँ तक भी चीज़ें पहुँचनी चाहिए, यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। पार्टिसिपेशन भी सबका हो, डेवलपमेंट भी सबका हो, पार्टिसिपेशन भी सबका हो, डेवलपमेंट भी सबका हो, यानी सबको एम्प्लॉयमेंट का मौका मिले, जिस लेवल पे भी हैं, जहाँ पे भी गांव में है या जहाँ पे भी हैं लोग, सबको पार्टिसिपेशन का मौका मिले, यानी सबको वर्क मिले और सबका डेवलपमेंट एक साथ हो, उसी को बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। यानी इकोनॉमी, हम ऑब्वियस ही चीज़ है ना कि जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सपोज करो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमी डेवलपमेंट भी हो रहा है, इनकम बहुत तेज़ी से बढ़ रही है कंट्री की, सब खुश भी हैं, सब तो नहीं है, ठीक है, वो आपको सिर्फ कुछ 10 to 20% लोगों को देख के लग रहा है ऐसा, बट जो रियल में जो इंटरनल 80% है, जैसे यहाँ पे जैसे अगर हम हमारी कंट्री की हैप्पीनेस की बात करें तो क्या हम सिर्फ अंबानी जी का, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ठीक है, या सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी, इन लोगों को सिर्फ कंपेयर करके हम ये वेलबींग बता सकते हैं क्या? नहीं ना, ये इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हुआ, ठीक है। अगर पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर सेक्शन ही खाली ग्रो कर रहा है तो वो इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हुआ। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब ये होता है कि ग्रोथ हर तक, सब तक पहुँचे, छोटे से छोटे लेवल पे पहुँचे, सबका पार्टिसिपेशन हो, सबका डेवलपमेंट हो, यही होता है इंक्लूसिव ग्रोथ। और इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे इसके फ़ायदे क्या होंगे? पॉवर्टी लेवल रिड्यूस होगा, इनकम डिस्पैरिटी कम होगी, जैसे कि रिच होता जा रहा है, पुअर होता जा रहा है, ये नहीं होगा अगर पुअर तक भी सारी फैसिलिटीज़ और सारे डेवलपमेंट के जो भी चीज़ें हमें चाहिए वो प्रोवाइड हो, ठीक है। सो सबसे पहले इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए क्वेश्चन लिखो पहले, व्हाट इज़ इंक्लूसिव ग्रोथ? व्हाट इज़ इंक्लूसिव ग्रोथ? डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, UNDP ने दी हुई है। व्हाट इज़ इंक्लूसिव ग्रोथ एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, या व्हाट आर देयर कंपोनेंट्स? What are their components?
सो उसमें लिखो पहले इंक्लूसिव ग्रोथ की डेफिनेशन में, फिर इंडिया के एस्पेक्ट में भी इसको डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले लिखो इंक्लूसिव ग्रोथ में, यूएनडीपी डिफाइंड इट एज, या एज पर यूएनडीपी, inclusive growth is the process as well as outcome. Inclusive growth is the process as well as outcome where all groups of people have participated, in the organization of growth, and have benefited equitably from it, ठीक है, यानी सबने पार्टिसिपेशन किया, सबका ग्रोथ हुआ, सब बेनिफिट सबको मिला, ठीक है। तो ये आपका इंक्लूसिव ग्रोथ है और इसकी डेफिनेशन किसके दी है? यूएनडीपी ने। क्या बोला है? दिस इज द प्रोसेस एंड आउटकम, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ आउटकम है, बट इंक्लूसिव ग्रोथ एक प्रोसेस है कि जिसके थ्रू आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट तक पहुंच सकते हो, ठीक है। सो इट इज द प्रोसेस एज वेल एज आउटकम, ठीक है। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ओनली आउटकम, यानी क्या आप कर रहे हो, उससे क्या डेवलपमेंट हो रहा है, वो हमारा आउटकम हुआ। बट प्रोसेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तक पहुंचने का तरीका क्या है? दिस इज इंक्लूसिव ग्रोथ। क्लियर हुआ सबको? सो लिखो उसमें एक दो और स्टेटमेंट, ऐसे डिफरेंस फॉर्म में भी थोड़ा सा लिख लो, शॉर्ट में ऐसे बक्सा बना लो एक और उसमें लिखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज एन आउटकम while economic growth is both process as well as outcome. फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, inclusive growth emphasizes reducing income inequality, improving access to essential services, and creating opportunities for all individuals, to participate in and benefit from economic progress. ठीक है, अब कंपोनेंट्स लिखो। कंपोनेंट्स, इंक्लूसिव ग्रोथ सिंपल सी चीज़ है, सबका साथ सबका विकास, वही इंक्लूसिव ग्रोथ है, ठीक है। यानी सब साथ में काम करेंगे और सबका डेवलपमेंट होना चाहिए, बस यही तो है इंक्लूसिव ग्रोथ। एक ही स्टेटमेंट में अगर हिंदी में आप जो चल रहा है बीजेपी का एजेंडा, सबका साथ सबका विकास, वही इंक्लूसिव ग्रोथ है और बीजेपी इसी पे काम कर रही है। बिकॉज वो अभी देखो हर गांव में बैंक्स खुल रहे हैं, फिर सबके अकाउंट्स खुल रहे हैं, ये सब इंक्लूसिव ग्रोथ है, ठीक है, कैसे भी करके। अब कितना सक्सेस है उसकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे, बट एजेंडा में तो है सबका साथ सबका विकास, ये इंक्लूसिव ग्रोथ की ही बात हो रही है, ठीक है। तो हर चीज़ को हर स्टेटमेंट में आंसर छुपा हुआ है, ध्यान देना। सो पहला कंपोनेंट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोनेंट 1 इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। लिखो उसमें, inclusive growth aims to reduce income inequality. Inclusive growth aims to reduce income inequality
by ensuring that the benefits of economic growth are shared, the benefits of economic growth are shared equitably among different income groups, This involves policies and measures to address disparities in wages, wealth and income distribution. ऑब्वियसली चीज़ है ना, जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है वो सबके तक पहुंचना चाहिए। यानी जो कंट्री अगर ग्रो कर रही है तो वो इंक्लूसिव होगा, तभी वहाँ की कंट्री की लाइफस्टाइल अच्छी होगी। यानी तुम सोचो कि सपोज करो जीडीपी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ, ठीक है हमारा, बट अगर वो ग्रोथ पार्टिसिपेशन वर्कर्स का विलेजेस से नहीं हो पाया तो क्या वो हमारे लिए बेनिफिशियल है? ठीक है, इकोनॉमी तो दिख रही है ग्रो कर रही है, बट क्या हर कोई उससे खुश है? सब तक इक्वली जा रहा है? तो वेजेस में इंक्रीज होना चाहिए। जैसे कोई फैक्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है तो उसके वर्कर्स की भी वेजेस बढ़ने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारा पैसा जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो एंटरप्रेन्योर है वो ले लें। ठीक है, जो वेजेस हैं, जो लेबर्स हैं, उन सब में इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तभी तो हम बोलेंगे कि पार्टिसिपेशन हो रहा है। फिर अगर वो फॉर्म इंक्रीज हो रहा है तो उसको और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है जिससे और ज़्यादा लोगों का ग्रोथ हो। तो यही तो इंक्लूसिव ग्रोथ है। तो इसका वे क्या होगा? जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसमें लिखो, उसी में नेक्स्ट पॉइंट, इट में इंक्लूड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। कैसे हो सकता है ये? टैक्सेशन हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, हम टैक्सेशन पढ़ेंगे तब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या है उसको डिस्कस करेंगे, बट अभी सुन लो क्या है। जैसे इनकम बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा, वो अभी का सिस्टम है। उससे क्या होगा? इनइक्वालिटी रिड्यूस होगी। ठीक है, इनकम जो है वो डिस्पैरिटी रिड्यूस होगी। जो जितना ज़्यादा कमाएगा वो ज़्यादा टैक्स दे, जो कम कमा रहा है वो कम टैक्स दे। तो इससे इनइक्वालिटी क्या होगी? रिड्यूस होगी। इट में इंक्लूड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, सोशल सेफ्टी नेट्स, मिनिमम वेज रेगुलेशंस। मिनिमम वेज रेगुलेशन मतलब इतना तो मिलना ही चाहिए इस काम के लिए, वो सिस्टम होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। मिनिमम वेज रेगुलेशंस एंड टारगेटेड सोशल प्रोग्राम्स लिखो, सॉरी प्रॉब्लम्स बोल रहा हूँ, टारगेटेड सोशल प्रोग्राम्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, पहला तो इनकम डिस्पैरिटी हुआ, सेकेंड जो है वो है आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। उसमें लिखो, सेकेंड हेडिंग डालो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, उसमें लिखो इंक्लूसिव ग्रोथ सीक्स टू प्रमोट productive and decent employment opportunities. Seeks to promote productive and decent employment opportunities for all individuals. Inclusive growth seeks to promote productive and decent employment opportunities for all individual. It emphasizes job creation, particularly in sectors that have the potential to absorb large portion of labor force. In sectors that have the potential to absorb a large portion of the labor force. कैसे हो सकता है ये? देखो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत बड़ा टर्म है। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है तो इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, क्योंकि अगर हर सेक्टर से एम्प्लॉयज़ बढ़ रहे हैं तो सबके फैमिली की ग्रोथ होगी। जैसे हर विलेज से अगर हर घर से कोई ना कोई एम्प्लॉयड है तो इंक्लूसिव ग्रोथ हुआ ना। ठीक है, तो इस तरीके से जो मनरेगा है वो भी एक इंक्लूसिव ग्रोथ का ही पार्ट बोल सकते हो। वहाँ से भी इंक्लूसिव ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि मनरेगा में जो भी लोग वर्क करेंगे, ठीक है, उनको पैसा मिलेगा,
ठीक है, उनके घर, उनके वेजेस मिलेंगे मिनिमम 100 डेज के लिए, तो उनका घर चलेगा उससे, तो ये भी इंक्लूसिव ग्रोथ है। ठीक है, सो इसमें लिखो नेक्स्ट इसी में, दिस में इन्वॉल्व्स पॉलिसीज, दिस में इन्वॉल्व्स पॉलिसीज दैट सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप, दैट सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप। मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तुम्हें हर पॉइंट में बताता जा रहा हूँ, ठीक है, सबका साथ सबका विकास, मनरेगा, ये सारे पॉइंट्स जब इंडिया के टर्म्स में स्पेशली लिखने को आएगा ना, अगर क्वेश्चन आया कि डू यू थिंक इंडिया हैज़ अचीव्ड इंक्लूसिव ग्रोथ, तो हम अचीव तो नहीं कर चुके हैं, बट हम ये तो लिख सकते हैं ना कि येस वी आर ऑन द वे। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो। तो हर पॉइंट में मेरे आंसर छुपा है, उसको ध्यान से सुनो, लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड मैंने कहा ना, कुछ भी मेरे नोट्स के बाहर से नहीं आएगा, सो डू इट थरोली। एंड मैं कुछ बोल रहा हूँ तो उसको बहुत ज़्यादा फोकस करना। दिस में इन्वॉल्व्स पॉलिसीज दैट सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया जो है वो भी इसी का पार्ट हुआ। ठीक है, जो भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हुए वो सब इसके पार्ट है, तो ये सब ध्यान दो। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, लेबर मार्केट रिफॉर्म्स, लेबर मार्केट रिफॉर्म्स, लेबर मार्केट रिफॉर्म्स एंड इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर्स, and investment in sectors and high employment potential, and high employment potential, and high employment potential। ठीक है, थर्ड कंपोनेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन, वेरी इंपॉर्टेंट। बैंकिंग, आरआरबीज, जो विलेजेस में बहुत सारे बैंक्स जा रहे हैं छोटे छोटे लेवल पे ताकि सबकी हेल्प हो सके, तो नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, राइट डाउन। फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वही चीज़ें कि पैसा हर जगह पहुँचे। ठीक है, एक छोटे छोटे लेवल पे भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिले उनको, जैसे नाबार्ड है, ठीक है, आरआरबीज हैं, ये सब पढ़ेंगे हम इनको डिटेल में बैंकिंग सेक्टर में। बट लिखो मॉड्यूल 3 हमारा इन्फ्लेशन होगा एंड देन मॉड्यूल 4 हमारा मनी एंड बैंकिंग होगा। ठीक है, अभी तो ये ख़त्म करने में ही 3-4 लेक्चर जाएंगे अपने। ठीक है, सो फाइनेंशियल इंक्लूसिव ग्रोथ एम्स टू प्रमोट, इंक्लूसिव ग्रोथ एम्स टू प्रमोट फाइनेंशियल एसेस, फाइनेंशियल एसेस एंड इंक्लूजन फॉर ऑल इंडिविजुअल्स, एंड इंक्लूजन फॉर ऑल इंडिविजुअल्स, particularly those who are traditionally excluded from formal financial system, particularly those who are traditionally excluded from formal financial systems. This includes initiative to provide, this includes initiative to provide affordable and accessible financial services, affordable and essential financial services such as banking, credit, insurance and saving products, such as banking, credit, insurance and saving products. Next, it enables individual to participate in economic activities, manage risks and accumulate assets, इसमें एग्जाम्पल भी दे सकते हो आप। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है आपका, हम पढ़ेंगे अभी आगे जाके। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में क्या होता है कि गवर्नमेंट में कुछ % लोन्स जो हैं बैंक को वो फिक्स कर दिए गए हैं कि वो एग्रीकल्चर को जाने चाहिए, वो
जो लोअर कास्ट सिस्टम है उनको जाना चाहिए। यानी इस तरीके से जो जिन लोगों को प्रॉपर फाइनेंशियल असेसमेंट नहीं मिल पा रहा है अभी तक, जैसे अब सपोज करो बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स आए हुए हैं, हम पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है, बैंकिंग में जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे कि लोन्स के लिए बहुत सारे स्कीम्स निकाले गए हैं। जैसे एक मुद्रा चल रही थी, फिर अभी रिसेंटली इसमें ये चल रहा है कि सपोज करो जैसे कोई छोटा मोटा फार्मर है, ठीक है, जिसके पास कोई कोलेट्रल नहीं है बट उसको लोन चाहिए, या कोई नॉर्मल छोटा बिजनेसमैन है, छोटा बिजनेसमैन भी क्या बोलूँ मैं, एक छोटी सी शॉप है, उसको अपने बिजनेस को अपग्रेड करने के लिए उसको थोड़ा सा पैसा फंड की ज़रूरत है, बट उसके पास कोई खास कोलेट्रल नहीं है, तो भी गवर्नमेंट रिस्क के बेसिस पे उसको देगी ताकि उसका डेवलपमेंट हो। यही तो इंक्लूसिव ग्रोथ है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या हुआ, फाइनेंस असेसमेंट भी उन लोगों के पास पहुंचे जिन लोगों तक किसी रीज़न से नहीं पहुंच पा रहा, ठीक है। सो फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जिनका फाइनेंशियल एक्सक्लूजन हुआ है वो कभी डेवलप नहीं कर पाए। बिकॉज अगर आप फंड नहीं दोगे, जैसे सबके पास कोलेट्रल तो है नहीं, सबको लोन इजीली मिल नहीं रहा, ठीक है, तो लोन उन लोगों को नहीं दोगे, कोई स्टार्टअप करना चाहेगा, स्टार्टअप इंडिया भी इसी का एग्जाम्पल है। अगर कोई स्टार्टअप करना चाह रहा है और उसे किसी रीज़न से फंड रेज नहीं हो पा रहा, तो ऑब्वियस है अगर वो मार्जिनल या स्मॉल फार्मर है या कोई बहुत छोटा मोटा इंसान है जिसको स्टार्टअप के लिए पैसे चाहिए, तो गवर्नमेंट उनके लिए जो लोन टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको थोड़ी लिबरल कर देती है, विदाउट कोलेट्रल के भी लोन देती है। तो ये सब एग्जांपल किसके हुए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के हुए आपके। नेक्स्ट, जेंडर इक्वेलिटी एंड सोशल इंक्लूजन। ये आंसर आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कभी भी आपको इकोनॉमी जीएस पेपर 3 में आएगा, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंक्लूसिव ग्रोथ बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। जेंडर इक्वेलिटी एंड सोशल इंक्लूजन, जेंडर इक्वेलिटी एंड सोशल इंक्लूजन, जो जनधन अकाउंट है और ये सारे स्कीम्स जो हैं वो इसी के रिस्पेक्ट में निकाले गए, इंक्लूसिव ग्रोथ। सो कभी भी आपको इंक्लूसिव ग्रोथ का क्वेश्चन आता है तो इन सारे स्कीम्स जो मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ इनको कहीं साइड में लिखते जाओ अगर ऐसा है तो, ठीक है, क्योंकि वो स्कीम्स आपको आने ही आने हैं, ठीक है, वो लिखने ही अंदर, तभी मार्क्स मिलेंगे। थोड़ा सा ये तो देखो, ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये सब तो बुक से हम यहाँ वहाँ से लिख लेते हैं सारे बुक्स को मर्ज करके, बट जो एग्जाम्पल्स होंगे वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर को फील होना चाहिए कि ये इसको पता है कि इंडिया में क्या चल रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट लिखो, जेंडर इक्वेलिटी एंड सोशल इंक्लूजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जेंडर इक्वेलिटी, तभी तो इंक्लूसिव ग्रोथ बोलेंगे, वुमेन्स को मौका मिलना चाहिए, ठीक है। फिर साथ में सोशल इंक्लूजन होना चाहिए, तो देखते हैं कैसे। लिखो, इंक्लूसिव ग्रोथ emphasizes inclusive growth emphasizes promoting gender equality and social inclusion, promoting gender equality and social inclusion, ensuring that all individuals regardless of their gender, ethnicity, religion or other social characteristics have equal opportunities and access to resources. Article 15, have equal opportunities and access to the resources, यानी जेंडर, रिलीजन, ठीक है, इन सबसे ऊपर, ठीक है, होना चाहिए कि सबको एसेस मिलना चाहिए। जो भी पब्लिक सिस्टम्स हैं जिससे वेलफेयर हो सकता है, वो असेसमेंट ऐसा नहीं हो चाहिए कि कास्ट के बेसिस पे दे रहे हो आप, जेंडर के बेसिस पे दे रहे हो। कोई चीज़ें वुमेंस के लिए अवेलेबल हैं, कुछ फीमेल्स के लिए हैं बट मेल्स के लिए, जैसे एनडीए की एग्ज़ाम पहले सिर्फ और सिर्फ मेल दे सकते थे, ठीक है। अभी इसी साल मेरी एक स्टूडेंट ने एनडीए क्लियर किया, ठीक है, आस्था नाम है उसका। इंडिया में टोटल 19 गर्ल्स सिलेक्ट हुई, उसमें से वो एक है। तो उसी साल फीमेल डोमिनेशन भी हुआ, तो एनडीए की एग्ज़ाम ऑफ फीमेल्स भी दे सकती हैं, ठीक है। फिर आप इसका एग्जांपल एक और ले सकते हो, जैसे बीसीसीआई ने पहले मेल क्रिकेटर्स की जितनी सैलरी थी अब फीमेल क्रिकेटर्स की भी उतनी सैलरी कर दी, इनकम ये जेंडर इक्वलिटी हुआ, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें देखो, बहुत सारे साथ में हमारे एग्जाम्पल होते हैं। अगर हम इन चीज़ों को इंक्लूड करने लगे ना आंसर में, तो हमारा आंसर बहुत बेस्ट हो सकता है। सो लिखो आगे, लास्ट लिखा रिसोर्सेस, इट इन्वॉल्व्स पॉलिसीज एंड मेजर्स, policies and measures to address discrimination
to address discrimination, promote equal rights, and empower marginalized group to participate in economic activities. क्लियर है? सो जो सोशली जिनको बैकवर्ड माना गया है और जिनको मौके नहीं दिए जाते, अब उनका भी इंक्लूजन होना चाहिए. नेक्स्ट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. नेक्स्ट कंपोनेंट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. ऑब्वियसली क्वेश्चन आएगा आपको 15 to 20 मार्क्स में, तो आपको लिखना तो पड़ेगा ज़्यादा. ठीक है, देखो अगर कभी ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ, व्हाट आर द कंपोनेंट्स, एंड डू यू एग्री दैट इंडिया हैज़ अचीव्ड और वॉट एवर, ऐसे, तो अगर इसमें बस नॉर्मल पॉइंट है तो इनके सिर्फ मेन पॉइंट्स आप लिख दो. ठीक है, एक लाइन में एक्सप्लेन करके, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है. बट अगर सिर्फ कंपोनेंट्स तक क्वेश्चन है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, इसलिए हमें आंसर पूरे तैयार रखना है अच्छे से. सो लिखो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में इंक्लूसिव ग्रोथ रिकॉग्नाइजेस the importance of sustainable development, which ensures that economic growth is pursued in a manner that preserve and protects the environment for future generations. Next point, it involves adopting, इसी में environmental sustainability में, next point, it involves adopting green technologies, promoting renewable energy, sustainable agriculture practices, and conservation of natural resources. ठीक है, सो ये हमारे कंपोनेंट है. क्लियर हुआ? सो ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके जाएंगे. और एक लास्ट पॉइंट लिख लो, लास्ट स्टेटमेंट, ऐसे आंसर को ख़त्म करने के लिए. दिस कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर टू क्रिएट an environment where economic growth is not only robust but also benefits all members of the society, leading to reduced poverty, improved living standards, and enhanced overall well-being. ठीक है, अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर आपको पोस्ट करना है लिख के, जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स है आपको कल दिखाना है. ठीक है, तो आप क्वेश्चन लिख लो. वो, डू यू थिंक इंडिया हैज़ अचीव्ड इंक्लूसिव ग्रोथ? What should government do to convert economic growth into inclusive growth? ठीक है, do you think India has achieved inclusive growth? What should government do to convert economic growth into inclusive growth? सिंपल है, देखो इंडिया ने अचीव किया है कि नहीं, आप एग्जांपल से दे सकते हो कि हम ऐसा शो करेंगे. आंसर का मैं पैटर्न बता रहा हूँ कि यस,
कुछ हद तक हमने अचीव किया हुआ है, बट स्टिल इट्स गोइंग ऑन, ठीक है। फिर एग्जांपल्स दो आप, मनरेगा दे सकते हो, मेकिंग इन इंडिया दे सकते हो, स्किल के डेवलपमेंट के कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो। जब हम पूरा इकोनॉमी खत्म कर लेंगे ना, तो आपके पास इतनी सारी स्कीम्स होंगी ना कि आप कोई भी आंसर इजीली लिख लोगे, ठीक है। बट स्टिल इस पर थोड़ा सा रिसर्च करो एंड ट्राई टू फिगर आउट, ठीक है। तो तभी जाके आप चीज़ों को समझ पाओगे। तो आज हमने बहुत ही 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे। अभी लेक्चर को नेक्स्ट क्लास में हम और कंटिन्यू करेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, ये 3। अब नेक्स्ट क्लास में हम ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, देन मेन जो आएगा नेक्स्ट लेक्चर में वो है हमारा पैरामीटर्स, जिनके बेसिस पे हम मेज़र करते हैं, यानी HDI क्या है, फिर वेरियस रिपोर्ट्स जहाँ से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है एंड HDI से मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, और HDI के अलावा और भी क्या पैरामीटर्स हैं जिससे हम मेज़र कर सकते हैं, एंड वाई HDI इज़ बेटर देन ऑल, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। होप सो आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से, एंड कोई भी डाउट रहे तो आप पूछो, ठीक है। एंड अच्छे से बस पढ़ाई करो, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे कवर अप कराऊंगा मैं, बट बस प्रॉपरली अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, ठीक है। एंड ज़रूरी नहीं है, जो कुछ लोग वर्किंग होंगे तो वो सोचते हैं हमें टाइम नहीं मिल रहा है, 3 से 4 घंटे अगर आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हो ना, तो आप अपर हैंड पे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप वर्क के साथ भी कर सकते हो, जॉब के साथ भी। एंड जो लोग कंटिन्यूसली सिर्फ UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, उनके पास टाइम होता है, तो आप जितना हो सकता है उतने सोर्सेस को देखो। अब सोर्सेस की बात आती है ना, एक सिंपल सा पैटर्न रखो कि बहुत सारी बुक्स इकट्ठा करने से कुछ नहीं होना है, ठीक है। एक ही सोर्स को मल्टीपल ऑफ टाइम्स रिवाइज करो। तो जितना हो सके जो भी आपके सोर्स हैं उसको बार बार रिवाइज करो। जैसे मैंने कहा है ना, मेरे सब्जेक्ट्स में आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे नोट्स थरो होंगे। वो बहुत सारी स्पेसिफिक बुक्स के मिक्सचर होते हैं, और जो जो प्रॉपर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, यानी नोट्स के बाहर से कुछ नहीं आएगा। 80 to 90% क्वेश्चन नोट्स में से आ जाएंगे, 90 और 95% से भी ज़्यादा कभी कभी, ठीक है। सो आप प्रॉपरली उन चीज़ों को बार बार थरोली रिवाइज करो, ठीक है। सो बाकी के सब्जेक्ट्स भी मैं कवर करवाऊंगा, हमारा हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।